सभी को धन्वंतरि दिवस और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर पवन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ संहिता सिद्धांता। जो हमने लास्ट वीक ज्वर का कंप्लीट किया था, उसके आगे हम लोग आज बात करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स पीजी एंट्रेंस और मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में हैं या फिर फाइनल प्रॉफ में हैं, उनके लिए चक्रपाणी दत्त की कमेंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार कमेंट्री से आजकल कुछ पैटर्न बदल गया है, चेंज हो गया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, कि वहाँ पे कमेंट्री से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। सो कमेंट्री को, जो संस्कृत कमेंट्री है चक्रपाणी दत्त की, उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाह रहा हूँ, और जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। सो हमने कंप्लीट किया था श्लोक नंबर 113 से। काम शोक भय क्रोध अभिस्तक्स्य यो ज्वरा सो अभिषंगो ज्वरा ज्ञेयो यश्च भूताभिषंगजा। काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मला भूताभिषंगात कुप्यंती भूत सामान्य लक्षण। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ बताई गई कौन से मानसिक भाव से कौन से अपने शारीरिक दोषों का दोष बढ़ते हैं या दोषों में प्रबलता आती है, दोष विशेष होते हैं। तो यहाँ पे कहीं और नहीं बताया गया है, जबकि उन्माद और अपस्मार में भी ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ कहाँ ज्वर में बताई गई हैं, जहाँ पे आगंतुक कारण बताए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभिषंग ज्वर में क्या होता है कि जो भी हमारे भूत बताए गए हैं, भूत इन द सेंस जो भी एनवायरनमेंट में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअल ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करके फीवर को उत्पन्न करते हैं, उनको क्या किया गया है, जो नेक्ड आई से क्या है विजिबल नहीं है, उनको आयुर्वेदा में भूत की संज्ञा दी गई है। तो उसकी वो जब बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, अभिषंग ज्वर को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उन्होंने आगंतुक काल में एक और चीज़ बताई है, काम शोकात भयाद वायु। मतलब काम से, शोक से और भय करने से क्या होता है, वायु दोष, वात दोष प्रकोपित होता है। क्रोधात पित्तम, क्रोध से क्या होता है, पित्त दोष की वृद्धि होती है। त्रयो मलः भूताभिषंगा तो कुप्यंती भूत सामान्य लक्षण। तो यहाँ बोला गया है जो भी वायरस, बैक्टीरियाज बॉडी में एंटर करते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, वो तीनों दोषों को ही प्रकोपित करते हैं। चाहे अगर वो वात प्रकोपक होंगे तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में वात को प्रकोपित करेंगे, कुछ अमाउंट में पित्त को, और कुछ अमाउंट में कफ को प्रकोपित करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने भी आपको देखा था जब भी कोविड, हम लोग पैंडेमिक से अभी थोड़ा बहुत बाहर निकल पाए हैं, तो वहाँ भी क्या है, वायरस का वहाँ पे अटैक था बॉडी में, और वहाँ पे कई सारे ऑर्गन फेलियर, स्पेशली लंग से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, फीवर भी था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मिल रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, तीनों दोषों को वो प्रकोपित करने में कारण बनते हैं। भूताधिकारे व्याख्यातम तद अष्टविध लक्षणम विष वृक्ष अनिल स्पर्श तथा अन्य विष संभवै अभिस्तक्स्य चापि ज्वरम एके अभिषंगजः चिकित्सायां विषश्चैव शमं च लभते नरा। और उन्होंने बोला है कि जो विषय भी एक आगंतुक कारण है, वो क्या करता है, बॉडी में से भी कहीं भी कांटेक्ट होके क्या करता है, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें डेवलप करता है। और वो भी क्या होता है, विष के कांटेक्ट में आने से, कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट के काट लेने से ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ भी ये आगंतुक कारण बताया गया है। तो और यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 129 पे यहाँ पे संप्राप्ति को एक्सप्लेन किया गया है, जो हमने निदान स्थान में संप्राप्ति पढ़ी थी। श्लोक नंबर 129 में बोला गया है, संसृष्टा सन्निपतिता पृथक्वा कुपिता मला रसाख्यम धातुम अंत्येवं पक्तिम स्थान निरस्य च स्वेन तेन उष्मणः चैव कृत्वा देहो उष्मणो बलं सूत्रांसि रुद्ध्वा संप्राप्ता केवलं देहम उल्बणः संतापादिकं देहम जनयन्ति नर सदा भवत्य उष्ण सर्वांगो ज्वरस्तेन च उच्यते। तो यहाँ उन्होंने संप्राप्ति में बोला है कि जब दो दोष एसोसिएट होके, या सन्निपात, तीनों दोष एसोसिएट होके, या फिर कोई एक दोष एसोसिएट होके क्या करता है, रस धातु को क्या करता है, विकृत कर देता है। जो आद्य रस धातु है वो क्या करती है, जैसे पर्सन ने फूड खाया, कंज्यूम किया, आद्य जो रस धातु बनी वो क्या हो जाती है, वो विकृत हो जाती है। और वो क्या करती है, पक्ति स्थान जठराग्नि
में पहुँच के जठराग्नि द्वारा पूरे शरीर में फैला दी जाती है। स्वेन तेन ऊष्मणश्चैव कृत्वा देह ऊष्मणो बलम, और जो या तो अपनी ऊष्मा के कारण या जो जठराग्नि है उसकी ऊष्मा के कारण वो क्या करती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। और स्रोतांश रुद्वा संप्राप्ता, और स्रोतस जो भी हैं आपके जितने भी चैनल्स हैं उनको क्या करती है, रुद्ध करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। केवलम देहम उल्बणा, और देह में क्या होता है, विकृत रस धातु की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो स्व ऊष्मा है, जठराग्नि की ऊष्मा क्या होती है, बॉडी से बाहर नहीं जा पाती है। उससे क्या होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। संतापम अधिकम देयम जनयंती नर सदा, और बॉडी में इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, भवत्य उष्ण सर्वांगो ज्वलिस्तेन च उच्यते, और वो पूरे सारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उसमें क्या होता है, उष्णता बढ़ जाती है, और इससे इसी को ही क्या बोला गया है, ज्वर बोला गया है। उसके बाद तरुण ज्वर के लक्षण यहाँ पे क्या बताए गए हैं कि तरुण ज्वर का एक पिक्युलर लक्षण बताया है कि स्वेद की अप्रवृत्ति। जैसे हमने प्रैक्टिकली फील भी किया होगा कि फीवर आता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो स्वेटिंग है वो नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को सीवरिंग होती है। होता क्या है कि अगर हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ को समझें कि विकृत रस धातु ने क्या किया है, चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया है। जो जठराग्नि की ऊष्मा है और धातु की ऊष्मा है वो क्या हो रहा है, अंदर अंदर बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमारे आउटसाइड जो बॉडी है, बाहर का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठंडा है। तो पर्सन को क्या होता है, बॉडी का हीट का जो मैकेनिज्म होता है, जो हमने 12th में पढ़ा है फिजियो में, कि हीट हाई से लो की ओर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो हाई लेवल है वो क्या है, बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट किया, वो निकल ही नहीं पा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पर्सन को क्या हो रहा है, बॉडी क्या करती है, एक मैकेनिज्म होता है कि बॉडी अपने टेम्परेचर को, एक्सटर्नल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, उसमें शिवरिंग होती है, मसल्स में शिवरिंग होती है। उससे क्या होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी बढ़ती है, उससे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो फिर बाद में भी बॉडी में टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये मैकेनिज्म जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है या पैथोलॉजी में पढ़ा है वो आप चीज़ ध्यान रखिए। तो स्रोतस तरुण ज्वर में मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है, स्रोतसम सन्निध्वा स्वेदम न अधिगच्छति, स्वेद की अप्रवृत्ति होना, ये तरुण ज्वर का एक पिक्युलर लक्षण है। फिर जब श्लोक नंबर 133 में बोला गया है कि पश्चिमान ज्वर के लक्षण क्या होंगे, तो यहाँ बोला गया अरुचि अभिपाकस्य गुरुत्वम उदरस्य च हृदयस्य अविशुद्धिश्च तंद्रा आलस्य में च ज्वरो अविसर्गी बलवान दोषाणाम अप्रवर्तनम लाल अप्रसेगो हृल्लास छुन्नासो विरसम मुखम। तो यहाँ बोला गया है कि जब 1 या 2 दिन फीवर कंटिन्यू रहता है तो क्या होता है, अरुचि, नॉजिया डेवलप होता है, फूड का क्या होता है, इंडाइजेशन, अविपाक होता है, एब्डोमेन में आपने देखा होगा कि गुरुता होगी, पूरी बॉडी में भी गुरुता होगी, हृदय अविशुद्धिश्च, और हृदय क्या होता है, अविशुद्ध, मतलब पर्सन का कहीं मन नहीं लगता है, ग्लानि जैसी कंडीशन ऑलवेज रहती है। तंद्रा, पर्सन में क्या होता है, तंद्रा मतलब हमेशा क्या पर्सन को नींद सी आती रहती है और आलस्य से वो घिरा रहता है। ज्वरो अविसर्गी बलवाना दोषानाम अप्रवर्तनम, और अगर ज्वर कैसा है, अविसर्गी है और बलवान है तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, और स्वेद की अप्रवृत्ति जो पहले है वो भी बनी हुई होती है। स्वेद की अप्रवृत्ति पहले ही नहीं हो रही थी, और अब क्या होता है, जो दोषों का अप्रवर्तनम, दोषाणाम अप्रवर्तन से मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये है पश्चिमान ज्वर के लक्षण। उसके बाद आम ज्वर के लक्षण यहाँ बोले गए हैं, लाला प्रसिको रिल्लास छुन्नासो विरसम मुखम स्तब्ध गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता न विडजीर्णा न च ग्लानि निर्ज्वर से आमस्य लक्षणम। तो यहाँ बोला गया आम ज्वर के लक्षण क्या होंगे, पर्सन में अगर आम बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो क्या होगा, लाला प्रसिक, बहुत एक्सेसिव सलाइवेशन होगा पर्सन में। प्रसेक मतलब जो ओरल कैविटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्टिकी सी रहेगी ओरल कैविटी। रिल्लास मतलब पर्सन को ऑलवेज क्या होगा, यॉर्निंग बहुत ज़्यादा आएगी। शुन्नाश वहाँ भी बोला गया था कि वहाँ क्या होगा कि यहाँ पे पर्सन का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, अग्नि कैसी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और विरसम मुखम, या फिर मुंह का टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल ही उस पर्सन को किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट लगेगा नहीं, पानी पिएगा उसका भी कोई टेस्ट नहीं लगेगा, खाना खाएगा उसका भी कोई टेस्ट नहीं लगेगा। ये लक्षण आपने मुझे लग रहा है सभी ने एक्सपीरियंस किए हुए हैं। इस शब्द सुप्त गुरुत्वम चा गात्राणाम बहुमूत्रता, और पर्सन पूरी बॉडी में क्या होगा, स्तब्धता होगी, सुप्तता होगी,
और एब्डोमेन में जो पहले बताई थी गुरुता और बॉडी में गुरुता, यहाँ भी आपको गुरुत्वम च गात्राणाम, पूरी बॉडी में क्या होगा, गुरुता देखने को मिलेगी। और बहुमूत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, पूछा जाता है कई बार पीजी एंट्रेंस में, आम ज्वर का पिक्यूलर लक्षण क्या है। ये सब चीज़ें तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बोला गया है ऊपर दोषानाम अप्रवर्तन, मतलब मूत्र और मल की अप्रवृत्ति होगी, या फिर क्या होगा, मूत्र भी बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पे अगर आम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बहुमूत्रता आपको देखने को मिलेगी पर्सन में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और यही सेम लक्षण आपको कहाँ मिलता है, आमवाद में भी बहुमूत्रता लक्षण बताया गया, जो चक्रदत्त ने आपको बताया है। उसके बाद पश्चिमाना जो ज्वर है उसके क्या लक्षण मिलेंगे, न विट जीर्ण न च ग्लानि ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापम सुक्षण भ्रम मल प्रवृत्ति उत्क्लेश पश्चिमान लक्षणम। अब सपोज दैट 4-5 डेज हो गया है और ज्वर कैसा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, तो आपको क्या होगा, ज्वर का वेग हो सकता है, अगर तेज है ज्वर का वेग क्या है, बढ़ सकता है, और बढ़ भी गया है तो क्या होगा, तृष्णा डेवलप होगी, प्रलाप होगा, श्वसन भी डेवलप हो सकता है। अगर ज्वर के जो पॉजिटिव एजेंट हैं उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो ज्वर बढ़ जाएगा, तृष्णा बढ़ेगी, पर्सन में प्रलाप होगा, प्रलाप मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा हाथ पैरों को पटकेगा और अपनी व्यथा को सबके सामने कह देगा, ऐसा प्रलाप लक्षण देखने को मिलेगा। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा, श्वसन होगा, ब्रह्म वर्टाइको वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश, और मल की प्रवृत्ति आपको क्या होगा, मल अप्रवृत्ति उत्क्लेश पश्चिमान से, और यहाँ भी अभी भी क्या होगा, मल की अप्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, उत्क्लेश भी आपको देखने को मिलेगा पश्चिमान से लक्षण। उसके बाद निराम ज्वर के लक्षण क्या है, कि जब ज्वर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, जो लक्षण ऊपर बताए गए तो उनमें धीरे धीरे से कमी आएगी। बोला गया है श्लोक नंबर 137 में, शुद्ध क्षमता लघुत्तम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। तो यहाँ बोला गया है कि पर्सन में जो पहले एपेटाइट और भूख का नाश हुआ था, अब क्या होगा, क्षुत मतलब शुद्ध की प्रवृत्ति होगी, क्षुधा की प्रवृत्ति होगी, भूख लगने लगेगी। क्षमता, जो दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे उनमें क्या होगा, कमी आएगी। क्षमता मतलब स्पेशली बॉडी टेम्परेचर जो था बढ़ा हुआ वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लघुत्व, जो पहले बॉडी और उदर में गुरुता थी, अब वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लघुता में। और जो बॉडी ऑर्गन से या फिर पूरी गात्र मतलब बॉडी थी जिसमें गुरुता थी, अब वो किस में हो जाएगा, लघुता में कन्वर्ट हो जाएगी, ज्वर मार्दमम। और ज्वर कैसा हो जाएगा, मृदु हो जाएगा और दोषों की प्रवृत्ति हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन जो था वो अब क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ऐसा निराम ज्वर के लक्षण में बोला गया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई मेनली। अब बात आती है चिकित्सा सूत्र की। जिन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है सो उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अब ज्वर चिकित्सा को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ही, और आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको बताए दे रहा हूँ। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि कब वमन कराना है, कब विरेचन कराना है ज्वर में, कब वस्ती का प्रयोग करना है, कब नस्य का प्रयोग कराना है। क्योंकि कंसाइज फॉर्म में ये सारी चीज़ें सेकंड चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान अपामार तंडुली अध्याय में पंचकर्मा कंसाइज फॉर्म में बताया गया है, लेकिन अब डिटेल फॉर्म में अब बताया जाएगा। सो थोड़ा सा शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि त्यौहार का समय है तो थोड़ा सा पढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं ज्वर की चिकित्सा के लिए। तो यहाँ बोला गया है फर्स्ट फीवर, नवज्वर की चिकित्सा यहाँ बोला गया है। नवज्वरे दिवा स्वप्नम स्नान अभ्यंग न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायंश विवर्जयेत। सो यहाँ पे आपको देखना है, जस्ट अभी अभी किसी को फीवर आया है तो क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी है, और ये हम लोग प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, रेस्ट करना है, बट यहाँ दिवा स्वप्न नहीं करना है। दिवा स्वप्न डे स्लीप से क्या होगा, अष्टांग हृदय में बोला गया है कि डे स्लीप से कफ और पित्त का प्रकोप होता है, क्योंकि ज्वर क्या है, पित्त वृद्धिजन्य व्याधि है, तो पित्त का और ज़्यादा प्रकोप होगा और ज़्यादा फीवर बढ़ेगा बॉडी में। तो दिवा स्वप्न कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्नान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, स्नान करने से क्या होगा,
बॉडी के पर्सन को ऑलरेडी क्या हो रहा है, स्वेद अप्रवृत्ति हो रही, ऊपर से क्या कर दिया और ठंडा कर दिया बॉडी को, तो क्या हो जाएगा और ज़्यादा सिवरिंग या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो जाएंगे। अभ्यंग नहीं करना है, मैथुन भी नहीं करना है। क्रोध प्रभात व्यायामान कषायम च विवर्जित, और पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं रहना है। पर्सन को वर्कआउट जो कर रहे थे वो छोड़ देना है, वर्कआउट नहीं करना है, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करना है। कषायम च विवर्जित, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कषायम च विवर्जित। यहाँ पे डिकॉक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो षट रस में कषाय रस है उसका सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, ध्यान देना है। कषायम च विवर्जित का मतलब है यहाँ पे कषाय रस का सेवन नहीं करना है। डिकॉक्शन जो बन रहा है, हम लोग क्वाथ बना रहे हैं, उसको भी कषाय बोला जाता है, क्वाथ का सेवन करना है। यहाँ पे कषायम च विवर्जित यहाँ रस के कॉन्सेप्ट में बताया गया, क्योंकि कषाय रस क्या करता है, स्तंभन का काम करता है। क्योंकि ज्वर में क्या है, आपको दूषणाम अप्रवृत्तम, कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, विष मुक्ता है, तो क्या करें कषाय और आपने लिया तो ये सारे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ कषाय रस का सेवन का निषेध बताया गया, ना कि क्वाथ या कषाय कल्पना का। तो ये कषाय कल्पना नहीं है, कषाय रस है, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये विहार के फॉर्म में बताया क्या नहीं करना है। उसके बाद ज्वर में जनरली क्या होता है, आमज लक्षण होते हैं, तो यहाँ बोला है ज्वरे लंघनम एवं आदव उपदिष्ट अमृते ज्वरात क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक समोद्भवात। तो यहाँ बोला है कि ज्वर कैसा है, ज्वर में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ज्वरे लंघनम आदव, अंडरलाइन करना है, फर्स्ट चिकित्सा सूत्र है। ज्वर में क्या करना है, फर्स्ट लंघन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ज्वर कैसे उत्पन्न है, क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक समोद्भवात। अगर ज्वर की उत्पत्ति धातु क्षय से हुई है, बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप है, उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई है, क्रोध की वजह से उत्पत्ति हुई है, काम शोक और श्रम की वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई है, तो आपको क्या करना है, लंघन नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको आमज लक्षण देखने को मिलेंगे तो क्या करना है, उसमें लंघन कराना है। लेकिन अगर आपको क्या मिलेंगे, वात प्रधान पित्त अनुप्रधान, वात प्रधान लक्षण आपको अगर देखने को मिलेंगे, या फिर धातु क्षय या वायु के प्रकोप से, या फिर बहुत ज़्यादा क्रोध करने से, काम से, या बहुत ज़्यादा शोक करने से, या फिर श्रम करने से अगर फीवर की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पे क्या करना है, लंघन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो फिर यहाँ पे लंघन के बेनिफिट्स बताए गए हैं। लंघन के बेनिफिट्स क्या हैं, लंघनेन क्षयं नीते दोषे संदुष्टे अनले विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुच्चैव आस्य उपजायते प्राण अविरोधिनां चैनम लंघनेन उपपादयेत बल अधिष्ठानम आरोग्यम यद अर्थो क्रियाक्रमः। तो यहाँ पे लंघन के बेनिफिट्स बताए गए। लंघन क्या करता है, लंघन अगर जो पर्सन कर रहा है, अगर आम दोष लक्षण बने हुए हैं और लंघन किया, लंघन से क्या होता है, दोषों का क्या होता है, मृदुता होती है, दोषों का क्षय होता है। जो दोष बढ़े हुए थे उनका क्षय होगा, और संदुष्टे अनिले, और जो जठराग्नि है जो मंद हो गई है वो क्या होगी, अब दोबारा से एनहेंस होना शुरू करती है, फिर से क्या होता है, बढ़ना शुरू होती है लंघन से। विज्वरत्वम, और ज्वर कैसा होता है, ज्वर की इंटेंसिटी जो पहले बढ़ी हुई थी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लघुत्वम, जो उदर में गुरुता थी, जो पूरी देह में गुरुता थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लंघन के प्रयोग से लघुता में कन्वर्ट हो जाएगी। क्षुत चैव आस्य उपजायते, और क्षुत मतलब जो भूख जो नहीं लग रही थी, अरुचि वाली कंडीशन थी, वो क्या होगी, अब क्षुधा प्रवृत्ति होगी। तो क्षुधा प्रवृत्ति होगी, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि कब तक आपको करना है लंघन, प्राण अविरोधिनाम चैनम लंघनेन उपपादयेत। यहाँ बोला गया है कि प्राण अविरोधिनाम, अंडरलाइन करना है बच्चों कि प्राण अविरोधिनाम मतलब यहाँ जितने भी अगर पर्सन अगर लंघन पे है, तो कब तक आपको लंघन की यहाँ पे एक लिमिट बताई गई, कब तक आपको लंघन करवाना है, जब तक प्राण अविरोधिनाम। हो सकता है अगर पर्सन की बॉडी बिल्ड कम है तो लंघन कम दिन के लिए होगा, पर्सन की बॉडी बिल्ड या इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो लंघन ज़्यादा दिन के लिए हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंसाइज फॉर्म में बता दिया गया है, प्राण अविरोधिनाम। प्राण मतलब जो पर्सन के वाइटल ऑर्गन्स कैसे हैं, अगर नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, स्टेबल हैं, तो ही आपको लंघन कराना है। अगर उनमें कोई फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है वाइटल ऑर्गन में, या पर्सन के बीपी में, या फिर उसके पल्स में,
तो अगर तो क्या करना है, तब आपको लंघन को छोड़ के क्या करना है, फूड पे शिफ्ट हो जाना है। उसको पेशेंट को क्या देना है, अन्न के फॉर्म में, या फिर जो आपको पेया और एवागू क्रम बताया गया है, आगे बताया जाएगा, क्या करना है, वो देना शुरू करना है। क्योंकि बल अधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थो क्रियाक्रमम, जो अन्न है वो क्या करता है, अन्न को भी प्राण बोला गया है। कहाँ पे, अन्न स्वरूपीय अध्याय में, वहाँ पे अन्न को क्या बोला गया, प्राण बोला गया है। तो अन्न के अधीन क्या होता है, बल और आरोग्य किसके अधीन होते हैं, अन्न के अधीन होते हैं। तो जो भी क्रियाक्रम क्या है बताए गए हैं, फूड सप्लीमेंट आपको देना है अकॉर्डिंग टू दोष, अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज, आपको फूड पे शिफ्ट हो जाना है, वहाँ पे आपको लंघन नहीं करना है। समझ में आया। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ बोला गया है, लंघनम स्वेदनम कालो या वागो तिक्तको रसा पाचनानाम अभिपक्वानाम तौषाणाम तरुणे ज्वरे। बहुत इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया गया है। फर्स्ट क्या करना है, लंघन करना है। उसके बाद स्वेदन करना है। स्वेदन करना है कि माइल्ड स्वेद डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि अगर आपको स्वेदन क्यों करना है, क्योंकि अभी आप जब दोष क्या होगा, कफ बढ़े होंगे तो क्या करना है, हम वमन पे जाएंगे। अगर पित्त दोष बढ़ेगा तो हम विरेचन कराएंगे। तीनों दोष बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, वस्ती प्लान करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, आपको अभ्यंग माइल्ड फॉर्म में और स्वेदन भी माइल्ड फॉर्म में देना पड़ेगा, क्योंकि पंचकर्मा बिना पूर्व कर्म के कंप्लीट नहीं होता। तो स्वेदन देना है। उससे क्या हो, स्वेदन किसी फॉर्म में भी दिया सकता है। अगर पेशेंट का बल बहुत अच्छा नहीं है तो स्वेदन क्या करना है, उष्ण जल का प्रयोग करना है, वो भी क्या करता है, स्वेद की प्रवृत्ति करता है। यवागु का प्रयोग करना है, वो भी स्वेद की प्रवृत्ति करता है, स्वेदन कराता है, और वो भी उष्ण आपको अन्न जल और यवागु का प्रयोग करना है। कालो यवागु तिक्तको रसा, और काल का कॉन्सेप्ट बताया गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। यवागु का प्रयोग करना है, स्पेशली तिक्त प्रधान औषधियों से साधित यवागु का प्रयोग करना है। ये सारे क्या करते हैं, लंघन, स्वेदन, काल, यवागु, तिक्तको रसा, ये मतलब तिक्त रसों से साधित यवागु क्या करता है, लंघन और स्वेदन और काल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोषों का क्या करते हैं, पाचना नाम अभिपक्वा नाम, जो अभिपक्व दोष हैं उनको क्या करता है, पाचन करते हैं। दोषा नाम तरुणे ज्वर है, और जो तरुण ज्वर है, जो दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको क्या करता है, कम करता है। ठीक है। तो लंघन पहले ही बता दिया गया है। स्वेदन का यहाँ बोला गया है कि अगर पर्सन को क्या करना है, स्वेदन देना है। अगर पर्सन का बॉडी बिल्ट बहुत अच्छा है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर आप स्वेदन देंगे। अगर पर्सन का बॉडी बिल्ट बहुत अच्छा नहीं है तो आपको यवागु और उष्ण जल का पान करा के स्वेदन देना है। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि तुष्यते सलीलम, आपको पान के फॉर्म में क्या देना है, यवागु को बोल दिया, पान के फॉर्म में क्या देना है, तुष्यते सलीलम च उष्णम दद्यात वात कफत ज्वरे मदोत्थे पित्तपैथिके चाद शीतलम तिक्तकैश्रुतम दीपनम पाचनम चैव ज्वरग्नम उभयम च हितत् श्रुतसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम शिवम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुष्यते सलिले च उष्णम, जो उष्ण जल होता है वो किस में इंडिकेटेड है, अगर ज्वर कैसा है, वात कफ प्रधान ज्वर है तो आपको क्या करना है, उष्ण जल का प्रयोग करना है। और अगर ज्वर कैसा है, मदात्य से उत्पन्न है, मध्य से उत्पन्न है, या फिर पैथिक दोषों से उत्पन्न है, तो क्या करना है, आपको शीतल तिक्त औषधियों से साधित शीतल जल का आपको प्रयोग करना है। ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ बताएंगे। अगर वात कफ प्रधान दोषों से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है तो आपको क्या करना है, उष्ण जल का प्रयोग करना है। अगर मध्य से उत्पन्न ज्वर है या फिर आपका पित्त दोषों से उत्पन्न ज्वर है तो क्या करना है, तिक्त औषधियों को क्या करना है, डिकॉक्शन बनाना है या फिर अमाउंट बनाना है, षडंग पानी जो आगे बताया जाएगा, उसको शीतल करना है और आपको क्या करना है, ठंडा करके गरम करके ठंडा करना है और पर्सन को पीने के लिए देना है। ठीक है। तो ये जो उष्ण जल का यहाँ पे बेनिफिट बताया गया है, ये अंडरलाइन करना है, कहीं बताया नहीं गया। दीपनम पाचनम चैवम ज्वरग्नम उभयम हितत् श्रोतसानाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेद करम शिवम। तो क्या करता है, उष्ण जल दीपन कराता है, दोषों का पाचन कराता है। ज्वर में क्या है, ज्वरग्न मतलब ज्वर को भी क्या करता है, कम करता है। श्रोतसाम शोधन,
जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसको रिलीज करता है, बॉडी में बल का आदान करता है, रुचि को उत्पन्न करता है, स्वेद की उत्पत्ति करता है। और शिव यहाँ बोला गया, शिवम जहाँ भी आएगा आयुर्वेद में, शिवम मतलब शिव क्या होते हैं, कल्याणकारी, यहाँ कल्याणकारी के फॉर्म में बताया गया है। उसके बाद पानी अगर कुछ ना मिले तो आपको क्या करना है, षडंग पानी को आपको देना है, ठीक है। षडंग पानी यहाँ बताया गया श्लोक नंबर 145 में, मुस्ता परपटक उशीरा चंदन उदीच्य नाग्रहे श्रुत शीतम जलम दद्यात् पिपाशा ज्वर शांतये। तो षडंग पानी, मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच और नागर, ये 6 ड्रग बताएंगे। इनका क्या करना है आपको, षडंग पानी बनाना है। षडंग पानी मतलब आपको पानी फॉर एग्जांपल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पानीय के फॉर्म में क्वाथ की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग है और पानीय की प्रिपरेशन अलग है। क्या करना है, एक कर्ष द्रव्य लेना है। सपोज दैट ये द्रव्य क्या है कि 6 द्रव्य हैं, मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदीच्य, नागर, ये कितने 6 द्रव्य हैं। तो सबको एक कर्ष में कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। तो हर एक द्रव्य को कितना लेना है, 2-2 ग्राम लेना है। एक कर्ष द्रव्य लेना है, एक प्रस्थ जल लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। कब तक गर्म करना है, जब तक हाफ जल, आधा प्रस्थ ना रह जाए। हाफ रह जाएगा तो क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। अगर वात कफत ज्वर होगा तो उसमें उष्ण देना है, और अगर वात मध्य से उत्पन्न ज्वर है या फिर पित्त से उत्पन्न ज्वर है तो उसमें शीतल देना है। शुद्ध शीत करके गर्म हुआ ही है, ठंडा हो जाएगा, उसको फिल्टर करके पेशेंट को देना है। ये चीज़ आपको षडंग पानीय में बताया हुआ। षडंग पानीय बहुत बार पूछा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वमन कब कराना है, कब विरेचन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आज हम लोग क्लास को यहीं रुकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स और मैसेजेस के फॉर्म में प्लीज़ बताइए कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें से कम समझ में आए हो, मैं दोबारा से पढ़ाने को तैयार हूँ और समझाने को तैयार हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे अग्निवेश आयु क्लासेस को। और आगे कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।